हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वफादारी एक लग्जरी बन गई है और धोखा एक चॉइस। लग्जरी का मतलब क्या होता है? वो चीज जो बहुत कम लोगों के पास होती है, जो बहुत महंगी होती है। आज वफादारी महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि वफादार होने के लिए किरदार की जरूरत होती है और किरदार बाजार में नहीं मिलता। आज के दौर में किसी के साथ सो जाना, किसी को आई लव यू बोलना या किसी के साथ फ्लर्ट करना बहुत सस्ता और आसान हो गया है। लेकिन एक ही इंसान का हाथ थामे रखना, उसकी झुर्रियों से भी उतना ही प्यार करना जितना उसकी जवानी से किया था, और हजारों विकल्पों के होने के बावजूद अपनी नजर को अपने पार्टनर पर टिकाए रखना, ये जिगरे का काम है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए वफादारी आज आम नहीं, लग्जरी है। अक्सर लोग पकड़े जाने पर कहते हैं, अरे वो तो बस गलती से हो गया, मैं बहक गया था, सिचुएशन ऐसी थी। भाई झूठ बोलना बंद करो। What is this? Who is he? I don't know, it's nothing. Don't lie me, I saw it. Please believe me. धोखा कभी गलती नहीं होता, वो हमेशा एक चुनाव होता है। जब आपने पहली बार उस तीसरे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराया तो वो एक चॉइस थी। जब आपने अपने पार्टनर का फोन आने पर उसे इग्नोर किया तो वो एक चॉइस थी। जब आपने होटल का कमरा बुक किया या उनसे छुपकर मिलने गए तो वो कोई फिसलन नहीं थी, वो आपका सोचा समझा फैसला था। हम उस दौर में हैं जहां पुरानी चीजें खराब होने पर लोग उन्हें रिपेयर नहीं करते बल्कि रिप्लेस कर देते हैं। यही मानसिकता अब रिश्तों में आ गई है। अगर बीवी से झगड़ा हुआ तो उसे सुलझाने के बजाय हम टिंडर या इंस्टाग्राम पर सुकून ढूंढने लगते हैं। हमने वफादारी को आउटडेटेड मान लिया है और धोखे को मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा। आज हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में एक दरवाजा है, एक ऐसा चोर दरवाजा जो सीधे आपके बेडरूम से होकर किसी अजनबी की बाहों में खुलता है। मेंटरशिप बाय आरके पर आज हम किसी को विलन बनाने नहीं आए हैं। आज हम उस साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम करेंगे जो एक हंसते खेलते घर को शमशान बना देती है। आज बात होगी उस तीसरे इंसान की जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में तब नहीं आता जब आप लड़ते हैं, बल्कि तब आता है जब आप खामोश हो जाते हैं। जब खामोशी आती है तो समझो खतरा दरवाजे पर खड़ा है। इसे विस्तार से समझो। 1. झगड़ा जिंदा होने की निशानी है। जब आप लड़ते हैं तो आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी भी उस रिश्ते में इन्वॉल्व्ड हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात समझे। झगड़े में एक जुनून होता है। जब तक लड़ाई हो रही है, तीसरे इंसान के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान पार्टनर पर है, चाहे गुस्से में ही सही। 2. खामोशी खालीपन की निशानी है। खामोशी तब आती है जब एक इंसान हार मान लेता है, जब वो सोचता है इसे समझाना बेकार है या अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहीं से वो खालीपन शुरू होता है। जब घर के अंदर बातें बंद हो जाती हैं तो इंसान अपने मन के अंदर एक सीक्रेट कमरा बना लेता है। उस कमरे में वो अपनी तन्हाई, अपने दुख और अपनी खुशियां अकेले रखने लगता है। 3. तीसरा इंसान उस खाली जगह को भरता है। अब कल्पना करो एक खाली कमरा की। अगर आप उस कमरे में फर्नीचर नहीं रखेंगे तो वहां धूल और जाले जमने लगेंगे। जब आप पार्टनर से बात करना बंद कर देते हैं तो आपकी बातें आपके अंदर प्रेशर कुकर की तरह उबलती हैं। तभी कोई बाहर वाला आकर पूछता है, आजकल बहुत चुप रहने लगे हो, सब ठीक तो है? बस वो खामोशी जो घर में बोझ बनी हुई थी, बाहर निकलते ही शब्दों का सैलाब बन जाती है। भाई, दरार में से ही घास उगती है। अगर दीवार में दरार यानी खामोशी नहीं होगी तो बाहर का बीज अंदर जड़ नहीं पकड़ पाएगा। लोग डरते हैं चीखने चिल्लाने से। मैं डरता हूं उस खामोशी से जो दो बिस्तरों के बीच मील की दूरी पैदा कर देती है। जब आप लड़ते हैं तो आप एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन जब आप खामोश होते हैं तो आप एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। और याद रखना भाई, एक अजनबी के घर में सेंध मारना किसी भी तीसरे इंसान के लिए दुनिया का सबसे आसान काम है। आपकी खामोशी
ये जानने की कि क्या वो आज भी मार्केट में डिमांड में है। जब कोई बाहर वाला आपको वैलिडेट करता है, आपकी फोटो पर कमेंट करता है या आपसे छुपकर मिलने की मिन्नतें करता है, तो आपकी ईगो यानी अहंकार को बहुत सुकून मिलता है। आपको लगता है मैं अब भी जवान हूं, मैं अब भी किसी को आकर्षित कर सकता या कर सकती हूं। भाई सावधान, वो तीसरा इंसान आपको वैलिडेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके ऊपर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी बीवी या पति आपको वैलिडेशन इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो आपके साथ जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी की जंग, बच्चों के भविष्य की जंग। बाहर वाला इंसान सिर्फ आपकी अच्छी फोटो देख रहा है, आपका पार्टनर आपकी फटी हुई एड़ियां और तनाव भरा चेहरा देख रहा है। बाहर वाला आपको वैलिडेट नहीं कर रहा, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जिसे आप सुकून समझ रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। जब घर में आपकी बात नहीं सुनी जाती, जब आप सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन या खाना बनाने वाली बाई बनकर रह जाते हैं, तो मन वहां जाने को तरसता है जहां उसे स्पेशल महसूस कराया जाए। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है। वो तीसरा इंसान आपको स्पेशल इसलिए महसूस नहीं कराता कि क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो इसलिए कराता है क्योंकि उसके पास आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं। उसे आपके बच्चों की फीस नहीं भरनी, उसे आपकी बीमारी में रात भर जागना नहीं है, उसे आपके घर के बिजली के बिल की चिंता नहीं है। वो सिर्फ क्रीम खा रहा है और आप उसे सच्चा प्यार समझ बैठे। अब अवैध रिश्तों के सबसे घिनौने चेहरे की बात करते हैं। जब एक पार्टनर को शक होता है तो दूसरा उसे मानसिक रूप से बीमार साबित करने पर तुल जाता है। तुम हमेशा शक करती हो, तुम्हारी वजह से मेरा दम घुटता है, तुम बहुत पॉजेसिव हो। ये वो हथियार हैं जिनसे आप उस इंसान के आत्मविश्वास को मार देते हैं जो आपसे प्यार करता है। आप न केवल धोखा दे रहे हैं, बल्कि आप उस इंसान की याददाश्त और बुद्धि पर भी हमला कर रहे हैं। ये एक साइलेंट मर्डर है। अभी तक आपने सुना कि रिश्ते में दरार तब आती है जब खामोशी हो या लड़ाई हो, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको हिला कर रख देगा। बहुत से लोग तब भी चीट करते हैं जब घर में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। जी हां, बीवी प्यार करने वाली है, पति केयरिंग है, बच्चे होनहार हैं, फिर भी तीसरे की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी समस्या रिश्ते में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। लोग इसे मिड लाइफ क्राइसिस या बोरियत का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये एक सेल्फिश एडवेंचर है। उन्हें वो सुकून नहीं चाहिए जो घर पर मिल रहा है, उन्हें वो थ्रिल चाहिए जो सिर्फ झूठ बोलने और छुपने में मिलता है। भाई, अगर आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप बाहर गटर में मुंह मार रहे हो, तो आप प्यासे नहीं हो, आप लालची हो। और लालच का कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ अंजाम होता है। पर ऐसा करते क्यों हैं? सुनो। 1, सेल्फ डिस्कवरी की भूख। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एस्थर पेरेल कहती हैं कि अक्सर लोग अपने पार्टनर को नहीं छोड़ रहे होते, बल्कि वो उस इंसान को छोड़ रहे होते हैं जो वो खुद बन चुके हैं। शादी में सब ठीक है, आप एक अच्छे पिता हैं, अच्छे पति हैं, अच्छी बहू हैं, लेकिन आप अपनी उस अच्छाई के बोझ से थक जाते हैं। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो, जहां आप दोबारा जवान और लापरवाह महसूस कर सके। कड़वा सच ये है कि वो बाहर नया पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, वो अपना खोया हुआ पुराना वजूद ढूंढ रहे हैं। दूसरा, नयापन का नशा। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामीन की ऐसी भूख होती है कि उन्हें हर चीज में नयापन चाहिए। जैसे नया फोन आने के कुछ महीने बाद उसकी चमक फीकी लगने लगती है, वैसे ही उन्हें अपने स्टेबल और सुरक्षित रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगती है। उन्हें वो चोरी छुपे मिलने वाला रोमांच यानी थ्रिल चाहिए होता है। उन्हें खतरा पसंद है। उनके लिए वफादारी जैसे कैद जैसी लगने लगती है, चाहे वो जेल सोने की ही क्यों ना हो। तीसरा, अहंकार और हक। ये सबसे खतरनाक वजह है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, मैं सबको खुश रखता हूं, तो क्या मुझे थोड़ा सा मजा करने का हक नहीं है? उन्हें लगता है कि वो इतने स्मार्ट हैं कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। उन्हें अपने पार्टनर की वफादारी पर इतना भरोसा होता है कि उन्हें लगता है वो कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, इसलिए वो बाहर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत करते हैं। ये आत्मविश्वास नहीं, ये घमंड है। चौथा, बूढ़ा होने का डर। जब इंसान 40 या 45 की उम्र में पहुंचता है तो उसे अपनी ढलती उम्र का डर सताने लगता है। उसे लगता है कि क्या मैं आज भी अट्रैक्टिव हूं? जब कोई तीसरा इंसान, अक्सर उम्र में छोटा, उन्हें भाव देता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने वक्त को रोक लिया है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शांति को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं और अवैध रिश्ते को अपनी ताकत। भाई, अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप बाहर मुंह मार रहे हो तो समस्या आपके पार्टनर में नहीं, आपके चरित्र में है।
आप उस प्यासे की तरह हो जो मीठे कुएं के पास खड़ा है, लेकिन उसे नाली का गंदा पानी पीने में एडवेंचर लग रहा है। लोग कहते हैं दिल भटक गया। भाई, दिल नहीं भटका, आपकी नीयत डगमगा गई है। सब कुछ ठीक होना बोरियत नहीं, ब्लेसिंग होती है। जिसे आप आज बोरिंग कह रहे हो, कल जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाएगा और आप अकेले पड़ जाओगे, तब आपको समझ आएगा कि शांति की कीमत क्या थी। भाई, अवैध रिश्ता अक्सर खराब शादी का नतीजा नहीं होता, बल्कि कमजोर आत्मनियंत्रण यानी पुअर सेल्फ कंट्रोल का नतीजा होता है। अब बात उस तीसरे इंसान की। वो तीसरा इंसान कौन है? क्या वो कोई अजनबी है? अक्सर नहीं। वो कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई कलीग, आपका कोई एम्प्लॉय या सोशल मीडिया पर मिला कोई हमदर्द। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो भाई, जो इंसान ये जानते हुए आपके करीब आता है कि आपकी उंगली में किसी और के नाम की अंगूठी है, वो आपका मसीहा नहीं, एक शिकारी यानी प्रेडेटर है। उसे आपकी खुशियों से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उस थ्रिल से मतलब है जो किसी और की चीज चुराने में मिलता है। वो आपसे कहेगा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारी कद्र नहीं है। वो आपकी आग में घी डालने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब आपका घर जलेगा तभी उसे हाथ सेकने की जगह मिलेगी। ये प्यार नहीं, ये कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है। कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन को डिटेल से समझना जरूरी है। ये कैसे किया जाता है? 1. कमजोर कड़ी की पहचान। शिकारी यानी मैनिपुलेटर कभी भी हमला तब नहीं करता जब सब कुछ मजबूत हो। वो पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच की दरार ढूंढता है। अगर आप ऑफिस के काम से परेशान हैं, तो वो आपकी बीवी बनकर नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर आएगा। अगर आप घर में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा सुनने वाला यानी लिसनर बन जाएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। उसे पता है कि आपको इस वक्त किस दवाई की जरूरत है। 2. धीरे धीरे जहर घोलना। मैनिपुलेटर कभी भी सीधे आपके पार्टनर की बुराई नहीं करेगा। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके मन में शक का बीज बोएगा। अरे, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें आज भी फोन नहीं किया? मेरी जगह कोई और होता तो कब का आ जाता। तुम इतना काम करते हो, क्या वो तुम्हारी कद्र करती है? वो खुद को हीरो और आपके पार्टनर को विलन की तरह पेश करता है। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। 3. इमोशनल कर्ज। वो इंसान आप पर एहसानों का पहाड़ खड़ा कर देगा। आधी रात को आपकी बात सुनना, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना, ऐसी बातें करना जो आपका पार्टनर कभी नहीं करता। इससे आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होता है। ये इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं इसे मना कैसे करूं? आप उसके इमोशनल जाल में फंस चुके होते हैं। 4. सच्चे प्यार का ढोंग। मैनिपुलेटर जानता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप आसानी से धोखा नहीं देंगे, इसलिए वो इस गंदे रिश्ते को रूहानी रिश्ता या सोलमेट का नाम दे देता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि हम गलत नहीं हैं, हमारी किस्मत ही गलत थी कि हम देर से मिले। ये सबसे बड़ा कैलकुलेटेड लाई है, ताकि आप अपने गिल्ट से बच सकें और उस रिश्ते को सही मान लें। भाई, मैनिपुलेशन और प्यार में एक बड़ा फर्क है। प्यार आपको आज़ाद करता है, मैनिपुलेशन आपको अपनों से दूर करता है। अगर कोई इंसान आपको पाने के लिए आपके पार्टनर की बुराई कर रहा है या आपको घर पर झूठ बोलने के तरीके सिखा रहा है, तो समझ लो वो आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। वो कैलकुलेटेड है क्योंकि उसे पता है कि एक बार जब आप अपना सब कुछ खो देंगे तो आप पूरी तरह उसके बस में हो जाएंगे। वो आपको प्यार की छांव नहीं दे रहा, वो आपकी जिंदगी में दीमक छोड़ रहा है। बहुत से लोग सीना ठोक कर कहते हैं, अरे हमने कुछ गलत थोड़ी ही किया है, हम तो बस बात करते हैं, हम सोए थोड़ी ही हैं। कड़वा सच ये है भाई, जिस्म का सौदा होने से बहुत पहले रूह का सौदा हो चुका होता है। इसे कहते हैं इमोशनल अफेयर। जब आप अपने दिन की सबसे छोटी खुशी या सबसे बड़ा दुख अपने पार्टनर के बजाय उस तीसरे को बताने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी से एक्सकम्युनिकेट कर दिया है। अक्सर शारीरिक धोखा तो बस एक औपचारिकता होती है। असली गद्दारी तो तब होती है जब आपकी सोच और आपकी वफादारी की दिशा बदल जाती है। आजकल वफादार रहना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि विकल्प आपकी जेब में है। पुराने ज़माने में किसी से छुपकर मिलने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते थे। आज बस एक डिलीट फॉर मी या डिसअपीयरिंग मैसेज काफ़ी है। लेकिन याद रखना, टेक्नोलॉजी ने धोखे को आसान बनाया है, उसके अंजाम को नहीं। आप मैसेज डिलीट कर सकते हैं, पर उस इमेज का क्या
जो आपके बच्चों के मन में आपकी है? उस भरोसे का क्या जो आपकी पत्नी या पति की आंखों में है? वो डिलीट नहीं होता, वो धीरे धीरे मरता है और एक दिन लाश बनकर बाहर निकलता है। भाई, यहां तक तो बात थी साइकोलॉजी और नीयत की, लेकिन इस खेल का एक और काला पक्ष है जिससे लोग अक्सर नजरें चुराते हैं। कई बार एक हंसता खेलता घर इसलिए नहीं टूटता कि वहां प्यार खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि किसी तीसरे ने उस घर की खुशियों को नजर लगा दी या काले इल्म का सहारा लिया। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपको हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आपके पार्टनर को छीनकर आपको तड़पता देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब कोई शिकारी अपनी खूबसूरती या अपनी बातों से नाकाम हो जाता है तो वो सहारा लेता है उन शक्तियों का जो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। विज्ञान इसे नहीं मानेगा, लेकिन जिन्होंने इसे झेला है उनसे पूछो। अचानक एक वफादार इंसान अपनी बीवी और बच्चों से नफरत करने लगता है। उसे अपने ही घर में बदबू आने लगती है। उसे अपने पार्टनर की सूरत से चिढ़ होने लगती है। वो उस तीसरे इंसान के वश में ऐसे आ जाता है जैसे कोई कठपुतली। इसे आप चाहे ब्लैक मैजिक कहें या डीप लेवल हिप्नोसिस, परिणाम एक ही होता है, एक घर की राख। भाई, हर घर की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप उस घर में किसी ऐसे इंसान की एंट्री होने देते हैं जिसकी नीयत गंदी है, तो वो आपके ऑरा को चूसना शुरू कर देता है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी चीज़ें आपके घर में छोड़ देते हैं या आपको खिला देते हैं जो आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को सुला देती हैं। उस वक्त इंसान को सही गलत का फर्क नहीं पता चलता। अब जो लोग इन चीज़ों में फंसे हैं या डरते हैं, वो कान खोलकर सुन लें। चाहे काला जादू हो या दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति, वो तभी असर करती है जब आपके चरित्र और आपके घर की नींव में दरार हो। ईश्वर पर भरोसा, अगर आपकी नीयत साफ है और आपके घर में भगवान का नाम लिया जाता है, तो कोई भी तांत्रिक या ताबीज़ आपका घर नहीं उजाड़ सकता। इसलिए किसी भी अजनबी या शक के घेरे में रहने वाले इंसान का दिया हुआ कुछ भी मत खाइए और ना ही अपने बेडरूम तक उनकी पहुंच होने दीजिए। अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करना आपका धर्म है। लेकिन हर अफेयर जादू नहीं होता। 90% केस में वो आपकी कमज़ोर नीयत ही होती है। जादू का नाम लेकर अपनी गलती को छुपाना बंद करो। चलो एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, गौरव की। गौरव के पास सब कुछ था, पैसे, शोहरत और एक वफादार बीवी। लेकिन उसे ऑफिस में एक तीसरी मिली। उसने गौरव को वो सब दिया जो बीवी नहीं दे पा रही थी, रोमांच और तारीफ। गौरव को लगा उसने सच्चा प्यार पा लिया है। उसने अपनी बीवी को मानसिक मरीज घोषित किया, उसे तलाक दिया और उस तीसरी से शादी कर ली। जानते हैं 6 महीने बाद क्या हुआ? वही तीसरी औरत अब गौरव पर शक करने लगी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो इंसान अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। आज गौरव के पास न परिवार है, न वो तीसरी और ना ही इज्जत। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब एक किराए के कमरे में अपनी तन्हाई से बातें करता है। जो रिश्ता धोखे की बुनियाद पर खड़ा होता है, उसकी उम्र हमेशा संदेह की छाया में कटती है। गद्दारों को कभी सुकून की नींद नहीं आती। और ये समाज, इसे तो तमाशा चाहिए। जब किसी का घर टूटता है तो लोग संवेदना नहीं जताते, वो चटकारे लेकर दूसरों को सुनाते हैं। समाज तब तक खामोश रहता है जब तक मामला ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन जिस दिन बात बाहर आती है, वही समाज आपको पत्थर मारता है। खासकर औरतों के लिए ये और भी मुश्किल है। अगर कोई औरत भटक जाए तो समाज उसे जीने नहीं देता। लेकिन क्या समाज ने कभी ये पूछा कि उस घर में ऐसी क्या खामोशी थी जिसने उसे बाहर देखने पर मजबूर किया? मैं किसी को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन सवाल दोनों तरफ होने चाहिए। अब एक नई ट्रेंड की बात करते हैं जो आजकल पीक पर है। कुछ औरतें माई लाइफ माई चॉइस के नारे के पीछे छुपकर दूसरों के परिवारों को अपना शिकार बना रही हैं। उन्हें लगता है कि एक शादीशुदा मर्द को अपनी उंगलियों पर नचाना उनकी जीत है। ये आज़ादी नहीं है और ना ही ये तुम्हारी जीत है, ये केवल मानसिक दरिद्रता है। अगर तुम्हारी आज़ादी किसी दूसरी औरत के सिंदूर को पोंछने से शुरू होती है तो समझ लेना कि तुम आज़ाद नहीं, तुम एक अपराधी हो। इस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा वो औरतें शामिल हैं जिन्हें शॉर्टकट से ऐशो आराम चाहिए। उन्हें पता है कि एक कुमारे लड़के के साथ संघर्ष करने से बेहतर है एक सेटल्ड शादीशुदा मर्द को फंसाना। वे इमोशनल सपोर्ट का नाटक करती हैं, घर की छोटी छोटी लड़ाइयों का फायदा उठाती हैं और धीरे धीरे उस मर्द को उसके बच्चों और पत्नी के खिलाफ कर देती हैं। उनका मकसद प्यार नहीं, बल्कि उस मर्द का बैंक बैलेंस और लग्जरी लाइफ होती है। दोस्तों, बड़ा अजीब लगता है ये देखकर कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है।
वो औरत जो घर तोड़ रही है वो कभी ये नहीं सोचती कि जिस दर्द से वो आज एक पत्नी को गुजार रही है, कल कुदरत वही दर्द उसे ब्याज समेत लौटाएगी। अब कठोर संदेश उन औरतों के नाम जो घर उजाड़ने को आज़ादी समझती हैं। सुनो तुम, हाँ तुम ही से बात कर रहा हूं, जो आज दूसरों के बसे बसाए घर की राख पर अपनी खुशियों का महल खड़ा कर रही हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें लग रहा है कि तुमने एक अमीर सेटल्ड मर्द को अपनी उंगलियों पर नचाकर दुनिया जीत ली है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम कोई रानी नहीं हो, तुम सिर्फ एक सेकंड चॉइस हो। जिस लग्जरी पर तुम आज इतरा रही हो ना, वो महंगी गाड़ियाँ, वो डिज़ाइनर बैग्स, वो 5 सितारा होटलों के डिनर, वो सब किराए का है। और उस किराए की कीमत तुम अपनी इज्जत से चुका रही हो। तुम्हें क्या लगता है वो मर्द जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो अपने बच्चों के आंसू नहीं देख पाया, वो तुम्हारा सगा बन जाएगा? तुम उसके लिए सिर्फ एक डिस्पोजेबल खिलौना हो। जब तक तुम्हारी जवानी चमक रही है, जब तक तुम उसे वो थ्रिल दे रही हो जो उसे घर पर नहीं मिलता, तब तक वो तुम्हारी जेब भर रहा है। जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर पहली झुर्री आएगी या जिस दिन उसके घर में बड़ा धमाका होगा, वो तुम्हें कूड़े के भाव बाहर फेंक देगा। तब कहाँ जाएगी ये रिच लाइफ? तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के पेट पर लात मार रही हो, उसके बच्चों का हक छीन रही हो। क्या तुम्हें रात को नींद आती है या नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं? तुम्हारी ये लग्जरी दरअसल एक सुनहरा पिंजरा है जिसमें तुम्हारी रूह हर रोज मर रही है। तुम समाज की नजरों में कभी पत्नी का दर्जा नहीं पा सकोगी। तुम हमेशा वो औरत बनकर रह जाओगी जिसे लोग गलियों में देखते ही थूकते हैं। याद रखना, कुदरत का कानून बड़ा सख्त है। आज तुम किसी और का सुहाग उजाड़ रही हो, कल तुम्हारी अपनी कोख से जो औलाद होगी, जब वो बड़ी होकर पूछेगी कि माँ हमारी पहचान क्या है, तब क्या मुंह दिखाओगी उसे? वक्त बदलता है और जवानी ढलती है। जब तुम बूढ़ी होगी और अकेली एक कोने में पड़ी होगी, तब ये पैसा, ये गाड़ियां काम नहीं आएंगी। तब तुम्हें उस पत्नी की हर एक आह, हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। नर्क कहीं और नहीं है, वो इसी जमीन पर है और उसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां से तुम किसी और का घर तोड़ती हो। अभी भी वक्त है, अपनी नजरें दूसरों के घरों से हटाओ और अपनी इज्जत खुद कमाना सीखो, क्योंकि चोरी का माल चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो कभी विरासत नहीं बन सकता। और उन मर्दों को भी कह दूं जो ऐसी औरतों के जाल में फंसकर अपने घर की लक्ष्मी को रुला रहे हैं, आप शेर नहीं हैं, आप उस शिकारी का हाथ का खिलौना है जो आपकी जेब खाली होते ही आपको लात मार देगी। तब न घर बचेगा, न वो नई वाली बचेगी। जरा सोचो, वो एक पल जब आपकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। वो एक मैसेज, एक फोटो या वो एक कॉल जो सालों के भरोसे को राख कर देता है। अक्सर धोखा देने वाले को लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन भाई, कुदरत का एक नियम है, पाप अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। जब वो सच सामने आता है तो चिल्लाहटें नहीं होती, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। उस पल में सामने वाले की नजरों में आप जीवन साथी से सीधे दुश्मन बन जाते हैं। विश्वास एक कांच के जैसा होता है भाई, एक बार जो चटका तो आप दुनिया भर का फेविकॉल लगा लो, वो दरार हमेशा दिखेगी। लोग कहते हैं बच्चों को क्या पता चलेगा। भाई, बच्चे आवाजों से नहीं, आपके बदलते व्यवहार से सच पकड़ लेते हैं। जब घर में एक तीसरा इंसान आता है तो उस बच्चे के लिए उसका सुपर हीरो यानी उसका पिता या माँ एक विलन में बदल जाता है। वो बच्चा अब प्यार शब्द से डरेगा। वो बड़ा होकर जब किसी के करीब जाएगा तो उसे हमेशा ये डर सताएगा कि कहीं ये भी मुझे छोड़कर न चला जाए। आपने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, आपने उस बच्चे की आने वाली पूरी जिंदगी के रिश्तों की बुनियाद हिला दी है। आप उसे विरासत में नफरत, शक और अकेलापन दे रहे हैं। क्या आपकी वो चंद दिनों की आवारगी आपके बच्चे के इस खौफनाक भविष्य से कीमती थी? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं बिट्रियल ट्रॉमा। जिसे धोखा मिला है उसका दिमाग PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज जैसा हो जाता है। वो हर रात चौंक कर उठता है, उसे हर फोन कॉल में साजिश नजर आती है, वो खुद को आईने में देखकर नफरत करता है। धोखा देने वाले को लगता है सॉरी बोल दिया ना, अब बात खत्म करो। पर भाई, ये कोई चाय का कप नहीं है जो गिरकर टूट गया और आपने दूसरा खरीद लिया। ये किसी की आत्मा का अपमान है। उस इंसान का पूरा सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो काफी नहीं है। इस जख्म को भरने में दवा नहीं, सदियां लगती हैं। सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? जैसे ही धमाका होता है और पुलिस, समाज या घर वाले बीच में आते हैं, वो तीसरा इंसान जिसके लिए आपने अपना घर फूंक दिया, वो सबसे पहले भागता है। अवैध रिश्तों के हमदर्द सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक सब कुछ मजेदार होता है। जैसे ही जिम्मेदारी और बदनामी की बात आती है, वो चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। अंत में आप अकेले रह जाते हैं, न घर के न घाट के।
आपने हीरा छोड़कर पत्थर की चाहत की थी और अब आपके हाथ में सिर्फ पत्थर की चोट के निशान हैं। इसके बाद शुरू होता है सोशल बॉयकॉट। जो दोस्त आपके साथ बैठकर महफिलें जमाते थे, अब वो आपकी बीवी या पति को सांत्वना देने का नाटक करेंगे और पीठ पीछे आपकी मर्दानगी या चरित्र का मजाक उड़ाएंगे। रिश्तेदार दूर होने लगेंगे। आपके माँ बाप को सिर झुकाकर चलना पड़ेगा। एक अवैध रिश्ता सिर्फ 2 लोगों को बर्बाद नहीं करता, वो 2 खानदानों की इज्जत की नीलामी कर देता है और उस नीलामी में सबसे ऊंची बोली आपके चरित्र की लगती है। अब बात करते हैं प्रायश्चित और पुनरुत्थान की। अगर आप पकड़े गए हैं या आपका ज़मीर जाग गया है और आप वापस आना चाहते हैं, तो पहला कदम सॉरी बोलना नहीं है। पहला कदम है पूरी सच्चाई, रेडिकल ऑनेस्टी। अक्सर लोग आधा सच बोलते हैं ताकि कम चोट लगे, लेकिन याद रखना, आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप किश्तों में सच बताते हैं तो आप सामने वाले के जख्म को बार बार कुरेदते हैं। अगर वापस आना है तो सब कुछ टेबल पे रख दीजिए, बिना किसी बहाने के, बिना ये कहे कि तुम्हारी भी गलती थी। अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेना ही असली प्रायश्चित की शुरुआत है। दूसरा, तीसरे का पूर्ण विनाश। मेंटोरशिप का सबसे बड़ा नियम सुन लो, नो कॉन्टैक्ट। अगर आप उस तीसरे इंसान से सिर्फ ये कहने के लिए मिल रहे हैं कि अब हम नहीं मिल सकते, तो आप फिर से धोखा दे रहे हैं। उसे कोई क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी जिंदगी से ऐसे मिटा दीजिए जैसे वो कभी था ही नहीं। हर वो चीज, हर वो तोहफा, हर वो फोटो जो उसकी याद दिलाती हो, उसे जला दीजिए। आप एक जहरीले सांप को पालकर घर में शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। उसे ब्लॉक करना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी वफादारी का पहला टेस्ट है। तीसरा, प्राइवेसी का अंत। जब आप भरोसा तोड़ते हैं तो आप प्राइवेसी का अधिकार खो देते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फोन मत छुओ, ये मेरी प्राइवेसी है। अगले कुछ महीनों या सालों के लिए आपकी जिंदगी एक खुली किताब होनी चाहिए। आपके पासवर्ड, आपकी लोकेशन, आपका बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। ये कैद नहीं है, ये उस भरोसे की किश्त है जो आप हर रोज चुकाएंगे। अगर आपको ये बोझ लग रहा है तो समझ जाइए कि आप सुधार के लिए तैयार नहीं हैं। भरोसा कमाने में सालों लगते हैं, पर उसे गंवाने में सिर्फ 1 सेकंड। अब उसे वापस पाने की मेहनत भी आपको ही करनी होगी। चौथा, पार्टनर के गुस्से को सहना। वो आपसे सवाल पूछेंगे, वही सवाल बार बार, क्यों किया, उसमें ऐसा क्या था, क्या मैं बदसूरत हूं? आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे कि कितनी बार बताऊं। भाई चुपचाप सुनिए, ये उनके अंदर का ट्रॉमा बोल रहा है। उनकी रूह में जो छेद किया है, वहां से ये चीखें निकल रही हैं। अगर आप उनके गुस्से को झेल नहीं सकते तो आप उनके प्यार के हकदार भी नहीं हैं। उन्हें ठीक होने का वक्त दीजिए। किसी के लिए ये 6 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 6 साल। आप घड़ी देखकर वफादारी नहीं कर सकते। 5वां, खुद की नजरों में उठना। धोखा देने के बाद इंसान सिर्फ दूसरे की नजरों में नहीं गिरता, वो खुद की नजरों में भी गिर जाता है। आपको लगेगा कि आप एक बुरे इंसान हैं। इस गिल्ट से बाहर निकलने का रास्ता डिप्रेशन नहीं, कर्म है। एक बेहतर पिता बनिए, एक बेहतर बेटा बनिए, एक ईमानदार इंसान बनिए। समाज को नहीं, खुद को साबित कीजिए कि आपकी एक गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है। इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, इंसान वो है जो गिरकर संभलता है और फिर कभी उस गंदगी की तरफ मुड़कर नहीं देखता। अक्सर लोग पूछते हैं कि आर के